लो भाई। तो आज हमें भारत आवर लैंड पढ़ना है। ये चैप्टर पढ़ के आपको सच में बड़ा मज़ा आने वाला है। आपको गर्व होगा अपने भारतीय होने पर और एक खुशी मिलेगी कि आप क्लास 9 में हो, क्योंकि क्लास 9 में होने पर ही आपको ये चैप्टर पढ़ने का मज़ा मिल रहा है। तो बिना किसी देर के ये चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर के पहले में ये आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी। ये वर्ड से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो ये जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसके बाद भी इसको कर लेंगे, या बाय द टाइम वी कंप्लीट द चैप्टर आपको एक अच्छी ग्रिप मिल जाएगी, आप इसे खुद से भी कर लोगे। तो पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारी लाइन से। कहता है कि द माइटी हिमवंत इज आवर्स। ये जो विशाल हिमवंत हैं ये हमारे हैं, ठीक। देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर और कहीं इनके तुल्य, इनके समान नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर्स। जो जेनरस यानी जो उदार गंगा है, ये जो उदार गंगा है ये गंगा भी हमारी है। ये गंगा भी हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। ऐसी कौन सी अन्य नदी है जो इनके तुल्य हो सकती है, यानी इनकी शोभा के समान हो सकती है। इनकी जो आकृति है, इनकी जो आकृति है, आकृति के समान और कौन सी नदी हो सकती है। द सैक्रेड उपनिषद। ये जो पवित्र उपनिषद हैं, जो पावन उपनिषद हैं हमारे, मतलब धर्म ग्रंथ जो हैं हमारे, ये हमारे हैं। वाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। आप इनके साथ और किन ग्रंथों का नाम ले सकते हो, यानी कि इनके तुल्य, इनके समान और कोई ग्रंथ है ही नहीं। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स। सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। ये जो चमकदार सुनहरा भूमि है, ये भूमि भी हमारी है और यह पियरलेस है, लेट्स प्रेज हर। चलिए इसकी प्रशंसा करते हैं। ये जो वर्ड है पियरलेस, आप यहाँ समझिए पियर वर्ड का मतलब क्या होता है। पियर वर्ड का मतलब होता है साथी या हम उम्र के जो लोग रहते हैं, आपके उम्र जैसे या फिर आपके समान जो दूसरे लोग होते हैं, उन्हें पियर बोला जाता है। अब पियरलेस यानी जिनके कोई पियर नहीं है। अच्छा, पियर को आप पेयर समझिए, ठीक है, कि अगर आप पेयर में हो डेट इज कि आपके समान कोई और एग्जिस्ट करता है। अगर आप पेयर में नहीं हो, यानी कि आप एक यूनिक बंदे हो, एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, तो पेयरलेस हो, यानी कि उनके समान और कोई नहीं है। और प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, कि चलो इनकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आप देख पा रहे हो कि इधर सी को इन्होंने यूज़ किया है, जबकि ये बात तो कर रहे हैं भूमि की, लेकिन सी इन्होंने लगाया है। तो अगर आप एक लैंड को यानी किसी ऑब्जेक्ट को पर्सन जैसा बता रहे हो, तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप यूज़ कर रहे हो पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन दिखाना, उनमें कोई पर्सन की क्वालिटीज को मैच करना, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। यानी ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें एक व्यक्ति के रूप में दिखा रहे हो, एक व्यक्ति के रूप में उन्हें सामने ला रहे हो। तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी भूमि, उन्हें हम धरती माँ कहते हैं, तो यहाँ सी का मतलब धरती माँ है। हमारी धरती माँ जैसा तुल्य और कोई नहीं है और हमें इनकी प्रशंसा करनी चाहिए, ठीक। तो इस पूरे चीज़ में हमें क्या पता चला, इस पूरे स्टैंजा में हमें पता चला हिमवंत जी के बारे में, गंगा जी के बारे में, गंगा माँ के बारे में, हमारी उपनिषद के बारे में और हमारी धरती माँ के बारे में। आगे आते हैं। अब कहा जा रहा है द गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। यहाँ पे बहादुर योद्धा रहे हैं। मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। कई साधुओं ने, कई ऋषि मुनियों ने इस भूमि को पवित्र किया है, सैंक्टिफाई किया है। सैंक्टिफाई करना यानी पवित्र करना। दिस डिविनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हेयर। इस ईश्वरीय या जो डिवाइन है, यानी कि जो पवित्र, जो पावन म्यूजिक है, जो संगीत है, कौन सी संगीत, वो मंत्रोच्चारण का संगीत, वो भजन का गुणगान जो है वो यहाँ सुना जाता है। एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। और जितनी भी पावन, जितनी भी मंगलमयी चीज़ें हैं, वो सारी मंगलमयी चीज़ें यहीं मिलती हैं आपको।
ठीक, यहाँ योद्धा के बारे में बात हो गया, ऋषि मुनियों के बारे में बात हो गई, यहाँ पर उन संगीत की बात हो गई, उन क्लासिकल म्यूज़िक शास्त्रीय संगीतों की बात हो गई, और यहाँ पर उन मंगलमयी चीज़ों की बात हो गई जो हमें यहाँ मिलती है। कई सारी मंगलमयी चीज़ें, जैसे जड़ी बूटियाँ हमें यहाँ पर प्राप्त होती है, हमें असंख्य चीज़ें यहाँ जो मिलती है उनकी यहाँ पर बात हो रही है। और लास्ट स्टेंजा है हमारा कि हेयर हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट, यानी कि यहीं से तो, हमारे भारत से ही तो ब्रह्म नॉलेज निकला है। ब्रह्म नॉलेज की जड़ें यहीं से निकली है। ब्रह्म नॉलेज क्या होता है? ब्रह्म नॉलेज होता है वो ईश्वर का ज्ञान, यानी कि उन एक चीज़ में यकीन होना। हमें जब ये पता चलता है, जब हमें आत्मबोध होती है, जब अपने जीवन के अर्थ के बारे में पता चलता है, तो वही तो ब्रह्म नॉलेज है, वही तो फिलॉसफी है कि आपको मीनिंग ऑफ लाइफ पता चलती है। तो ये जो मीनिंग ऑफ लाइफ है, जो हमारी आध्यात्मिक नॉलेज है, वो नॉलेज भी तो यहीं से आई है। और बुद्धा, जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध ने अपने धम्म यानी अपने जो मोरल प्रिंसिपल्स थे, जो नैतिक मूल्य थे, लिख देते हैं यहाँ पे, तो उनके जो मोरल प्रिंसिपल्स थे, उनके जो मोरल प्रिंसिपल्स थे यानी कि जो नैतिक मूल्य थे, वो नैतिक मूल्य भी तो उन्होंने यहीं पे प्रीच किए हैं। प्रीच करना यानी कि उनका बखान करना, उन्हें जन जन तक पहुंचाना। तो गौतम बुद्ध ने अपने नैतिक मूल्यों को यहीं फैलाया। ऑफ होरी एंटीक्विटी, होरी मतलब बहुत पुराना, एंटीक्विटी यानी प्राचीनता, तो सबसे पुरानी प्राचीनता में हमारा भारत ही तो है। ऑफ होरी एंटीक्विटी इज इंडिया, सबसे पुरानी प्राचीनताओं में हमारा भारत ही तो है। कहने का मतलब कि जितनी भी विरासतें आई हैं या जितनी भी सभ्यताएं आई हैं, उनमें सबसे प्राचीनतम हमारा भारत ही है। सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, और इनके तुल्य कोई नहीं है, चलो इनकी स्तुति करें, चलो इनकी प्रशंसा करें। तो ये हो गई हमारी पोएम। इस पोएम में आपको पता चल रहा है कि भारत में जो कुछ चीज़ें आपको दिख रही है वो सच में हमारी एक विरासत है, यानी कि हमारे दादा परदादा पूर्वजों से प्राप्त की गई ये सारी चीज़ें हैं, जिन्हें हम देखते तो हैं मगर कभी इतनी गहराई में इनके बारे में हमने नहीं समझा। हिमवंत है, गंगा नदी है, उपनिषद है, हमारी भूमि है, फिर कई योद्धा हुए, यहाँ कई ऋषि मुनि हुए, यहाँ पे संगीत की बात की गई, फिर ब्रह्म नॉलेज यहाँ से निकला, वो धम्म का प्रचार यहाँ पे हुआ। अब आते हैं इन वर्ड के तरफ। सी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। इसमें सीधा ये बोला गया है कि भैया ऑड वन आउट करना है, यानी 3 वर्ड दिए हैं, 2 इससे मिलते जुलते होंगे और एक अलग होगा, उसको हटा देना है। पियरलेस का मतलब है इसके समान कोई दूसरा नहीं, इसके समान कोई दूसरा नहीं, यानी कि ये इनकम्पेरेबल है, ये अनमैच्ड है, कंपेयर नहीं कर सकते, किसी से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं, पेयरलेस है ये। मैनी अ सेज हैज़ सैंक्टिफाइड दिस लैंड, यहाँ अगर आप थोड़ा पॉज करें तो एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल बताते हैं आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल वो कहता है कि अगर मैनी ए या एन है तो इसके बाद आने वाला जो नाउन रहेगा, इसके बाद आने वाला जो नाउन रहेगा, वो नाउन कैसा रहेगा? वो नाउन रहेगा सर सिंगुलर, वो नाउन रहेगा सिंगुलर। और नाउन सिंगुलर होगा तो जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी कैसा होगा सर? वो वर्ब भी होगा, माफ कीजिए, वो वर्ब भी होगा सिंगुलर। ये मैनी ए एन का मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए मैनी ए सेज जो आया वो आया सिंगुलर, और उसके बाद हैज़ आ गया, ये भी सिंगुलर वर्ब है। सैंक्टिफाई करना मतलब किसी को पवित्र बनाना, पवित्रीकरण करना, यानी कि उसे प्योरीफाई करना, यानी कि ब्लेस करना। ब्लेस आप करते हो तो किसी को सौभाग्य देते हो, किसी को अच्छा वरदान देते हो, यानी कि आप किसी का जीवन संवार रहे हो एक तरह से, तो वो भी सैंक्टिफाई करना हो गया, उसे पाप मुक्त करना हो गया। एप्लॉड यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑस्पिशियस का मतलब क्या है? मंगलमयी चीज़ें, यानी जो शुभ चीज़ें हो गई, मतलब कि फॉर्चुनेट हो गया या फेवरेबल हो गया। फैंटास्टिक इधर नहीं होगा क्योंकि फैंटास्टिक का मतलब है बहुत सुंदर या उत्कृष्ट। होरी एंटिक्विटी का मतलब है बहुत ही प्राचीनतम, यानी कि एंशियंट टाइम इधर हो जाएगा। टाइम इमेमोरियल हो जाएगा। टाइम इमेमोरियल का मतलब क्या है? इसका मतलब है अनादि काल से, अनादि काल से, यानी उस समय से जिस जो कि लोगों को याद भी नहीं है।
और रीसेंट पास्ट का क्या मतलब हो गया? रीसेंट पास्ट का मतलब हो गया अभी हाल का। तो ये तो बिल्कुल अलग ही बैठ गया है। तो ये अलग हो गया, फैंटास्टिक अलग हो गया। अपलॉड करना मतलब प्रशंसा करना, तो वो तो नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे तो पवित्र किया जा रहा है। वैल्यूएबल मतलब महत्वपूर्ण, लेकिन पियरलेस का मतलब है कि उसके समान दूसरा कोई नहीं है, यानी अनमैच्ड है, इनकम्पेरेबल है। ठीक है, तो ये हमने इन चीज़ों को छांट दिया। अब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, आपको अब करना है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए ये एक्सरसाइजेज में ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल वर्ड्स हैं, जिन वर्ड्स को आप अपने आंसर में यूज़ करके बहुत ही खूबसूरती के साथ आंसर लिख सकते हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इसी की वर्ड मीनिंग से होंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं कवर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि अच्छा ये बताइए, आपने पोएम पढ़ा, तो बताइए इस पोएम का रीडर की मूड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो रीडर के अंदर एक प्राइड आया, एक गर्व आया। गर्व आया किसे? अपनी संस्कृति को लेकर के, अपने राष्ट्र को लेकर के। अच्छा बताइए पोएट का एटीट्यूड क्या रहा, पोएट का टोन आपको कैसा लगा? तो पोएट का टोन ऐसा लगा कि जैसे वो देशभक्ति, उनके अंदर से वो देशभक्ति का जज्बा बाहर आ रहा है, यानी पैट्रियोटिज्म बाहर आ रहा है। उनके अंदर से वो पैट्रियोटिज्म बाहर आ रहा है, मतलब देशभक्त लग रहे हैं, वो पैट्रियोटिक लग रहे हैं। रीडर का मूड कैसा रहा? तो रीडर का मूड एक सेंस ऑफ प्राइड दे रहा है, एक गर्व महसूस कर रहा है रीडर। राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम आप देखो तो यहां पर कोई राइम स्कीम नहीं है। आवर्स अगर मैच कर रहा है, ये आवर्स है, यहां पर अर्थ है, तो अर्थ से नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इसे बी कहेंगे। फिर आवर्स मिल रहा है तो ये ए हो गया। लेकिन ये ग्रेस वर्ड ना तो ये आवर्स से मिल रहा है ना ये अर्थ से मिल रहा है, तो ये हो गया सी, यानी ए बी ए सी। उसी प्रकार आवर्स ए, विद देम ये बी हो गया। फिर आवर्स ए से मिल रहा है, हर जो है हर यहाँ किसी से नहीं मिल रहा, तो ये सी हो गया, यानी ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन जब आप इधर आ रहे हो तो लैंड और फाउंड, इसमें साउंड नहीं बैठ रही है। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि देखिए ये जो पोएम है वो एक फ्री वर्स है, यानी ऐसा नहीं है कि एक फिक्स राइम स्कीम है कि पहले वाले जो लाइन है उसका साउंड थर्ड से हो रहा है, पहले का थर्ड से हो रहा है या दूसरे का फोर्थ से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए ये फ्री वर्स है, यानी यूं ही लिखी गई है, यूं ही राग बैठते गए और कविता बनती गई। भाई पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज़ हुआ है? अब देखिए ये होता है पोएटिक डिवाइस, यानी कवि जो कविता लिखते हैं उसमें अपनी राग छेड़ जाते हैं और इन रागों को पोएटिक डिवाइस कहा जाता है। यानी कि कुछ ऐसी कलाओं का वो इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनकी कविताओं में खूबसूरती आती है। तो ऐसी ही एक कला हो गई पर्सोनिफिकेशन की, यानी कि उसे पर्सन बताना। तो पर्सन कहाँ बताया जा रहा है? तो हमारी धरती माँ की बात की जा रही है, लैंड को सी के साथ यूज़ किया गया है। ठीक है, यही पर्सोनिफिकेशन हो गया। फिर एक और पोएटिक डिवाइस क्या है सर? एक और पोएटिक डिवाइस, एक और पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस क्या होता है? तो कवियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उन तकनीकों को कहते हैं जिनसे उनकी कविताएं अच्छी बनती हैं, फैंटेस्टिक बनती है। तो रिफ्रेन हो गया। रिफ्रेन का मतलब एक लाइन का दो बार, यानी दोहराना, एक लाइन को दोहराना। तो सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर, ये दो बार दोहराया गया है। क्यों दोहराया गया है? इसीलिए दोहराया गया है क्योंकि कवि जो है वो अपनी देशभक्ति में, वो राष्ट्र प्रेम में बहुत ही मदहोश है, यानी बहुत ही उसमें संलग्न है, बहुत ही इन्वॉल्व हो गए हैं, एकदम एब्जॉर्ब्ड है उसमें। फिर मेटाफर क्या होता है? मेटाफर मतलब किसी एक क्वालिटी के आधार पे, मेटाफर किसी एक क्वालिटी के आधार पे दो चीज़ों को रिलेट करना। तो इंडिया को कहा गया ये सनी गोल्डन लैंड है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि भारत जो है, देखिए सनी का मतलब क्या है? चमकदार, और गोल्डन का मतलब क्या है? सुनहरा। यानी अगर आपको याद हो तो भारत को सोने की खान कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अगर हम इसे थोड़ा और लाइट दे तो हम कह सकते हैं कि सनी का मतलब चमकदार, यानी एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। और गोल्डन का मतलब क्या है? गोल्डन का मतलब हो सकता है इसकी रिचनेस, इसकी प्रचुरता, कि भारत में रिसोर्सेज बहुत है,
भारत में हर वो चीज़ है, यानी कि लोग यहाँ के फ्लोरिश कर रहे हैं, लोग यहाँ की तरक्की कर रहे हैं, यहाँ पे बुनियादी ढांचे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका ये मतलब है कि इंडिया का एक ब्राइट फ्यूचर है और भारत में प्रचुरता है, भारत में संसाधन है, संसाधन से ये भरा हुआ देश है। सिंबोलिज्म क्या होता है? सिंबोलिज्म एक प्रकार से आपने किसी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन वो शब्द किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे हिमवंत, हिमवंत किसका प्रमाण है? हिमवंत क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? तो हिमवंत दर्शा रहा है स्ट्रेंथ और परमानेंस, ताकत और स्थिरता। गंगा नदी ये क्या दर्शा रही हैं? ये दर्शा रही हैं शुद्धता और कोमलता, उदारता। उपनिषद ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है नॉलेज और एनलाइटनमेंट, ज्ञान का और प्रबोधन का ये प्रमाण है। गैलेंट वॉरियर्स, जो शक्तिशाली, जो बहादुर योद्धा हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो क्या दर्शा रहा है? तो बहादुरी का हो गया साहस, और ऋषि मुनि यानी कि विजडम, ज्ञान, ब्रह्म नॉलेज, ये बुद्ध धम, ये क्या है? तो ये स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल लेगेसी है। लेगेसी मतलब क्या होता है? लेगेसी मतलब होता है विरासत। लेगेसी मतलब विरासत, यानी हमें अपने पूर्वजों से मिली हुई चीज़ें, हमें जो अपने पूर्वजों से प्राप्त चीज़ें हैं, हमें जो अपने पूर्वजों से मिली हुई चीज़ें हैं, जो संस्कृतियाँ हमने सीखी है, जो आदर भाव हमने करना सीखा है, जो आपसी प्रेम हमने सीखा है, ये पूर्वजों से मिली हुई चीज़ों को ही हम लेगेसी कह रहे हैं। फिलोसॉफिकल यानी फिलोसफी से रिलेटेड। फिलोसफी क्या है? लाइफ मीनिंग को जान लेना ही फिलोसफी है। सनी गोल्डन लैंड का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया रिचनेस एंड ग्लोरी। रिचनेस और ग्लोरी, प्रचुरता है और ग्लोरी है। ग्लोरी का मतलब सौभाग्य है, चमक है। आगे आइए, इमेजरी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ इमेजरी वर्ड जो है, ये इमेजरी का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ सुन के आपके दिमाग में इमेज बने, उसे हम कहते हैं कि कवि ने यहाँ इमेजरी लगाई है। देखते हैं, जब हमने ये सनी वर्ड सुना या गोल्डन सुना तो अचानक से वो गोल्डन कलर हमारे दिमाग में आ गया। जब हमने गंगा नदी के बारे में सुना, वो नदी का बहता पानी हमारे दिमाग में आ गया। जब हमने हिमवंत सुना तो वो हिमालय जो है, वो स्नो जो है, वो हमारे दिमाग में उसकी इमेज बनने लगी। तो जब इमेज बने कुछ पढ़ के, तो समझ जाए वहाँ इमेजरी है। अब यहाँ देखिए कि पहले स्टेंजा में कवि ने हाइफन का इस्तेमाल किया है। क्यों ये हाइफन इस्तेमाल किया है? वो कहते हैं कि ये विशाल हिमवंत हमारा है, इनके तुल्य कोई दूसरा नहीं। ये उदार गंगा नदी हमारी है, इनके तुल्य कोई और नदी नहीं। ये धार्मिक उपनिषद हमारे हैं, इनके तुल्य कोई और नहीं। तो यहाँ आवर्स के बाद ये हाइफन क्यों लगा रहे हैं? ये हाइफन इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये री कर रहे हैं। री मतलब शक्ति देना, किसी को ताकत देना। किसे ताकत दे रहे हैं? सेंस ऑफ एडमिरेशन और प्राइड को। यानी कि पहली बार उन्होंने कहा कि ये विशाल हिमवंत हमारा है, अब अगली लाइन में कहते हैं इनके तुल्य कोई दूसरा नहीं। मतलब कि वो हिमवंत को एक बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से दिखा रहे हैं, एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाके उनकी प्रेज कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? जानबूझकर, डेलिबरेट, जानबूझकर पॉज किया उन्होंने, ताकि वो इसकी प्रशंसा और गौरव को दिखा सके, उसे और बढ़ा सके। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, हाइपरबोल। देखिए, हाइपरबोल का मतलब है बढ़ा चढ़ा के बोल। हाइपरबोल का सीधा मतलब है बढ़ा चढ़ा के बोल। ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। अब कोई कह रहा है कि मेरा लगेज ना 1 टन का था, आपको पता चल रहा है कि यार वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। कोई कह रहा है कि सी वॉज सो हैप्पी डेट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड, वो इतनी खुश थी कि उसकी मुस्कान 1 मील तक फैली हुई थी। तो क्या बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो यार? हाइपर बोल, बढ़ा चढ़ा के बोल। ओड क्या होता है? ओड होता है प्रशंसा, स्तुति। एक ऐसी कविता जिसे किसी की प्रशंसा में गाई गई हो, जिसमें किसी की तारीफ की गई हो, वो होता है ओड। एल्यूजन, एल्यूजन क्या होता है? तो एल्यूजन का मतलब है जब आप रेफरेंस देते हो, जब आप रेफरेंस देते हो। रेफरेंस किसका? तो किसी कैरेक्टर का, या फिर जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई पर्सन हो गया, कोई प्लेस हो गया, कोई इवेंट,
किसी भी चीज का जब आप अपनी कविता में जिक्र कर देते हो, जब उसे जिक्र कर देते हो, उसके बारे में बात कर देते हो, तो वो एल्यूजन हो गया। इस पोयम में कहाँ लगा एल्यूजन? गौतम बुद्ध जी के बारे में बात की गई है। गौतम बुद्ध जी की बात की गई है। वो एक धार्मिक फिगर है, एक रिलीजियस फिगर है, तो इसलिए यहाँ पर एल्यूजन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। एल्यूजन मतलब क्या? कि आपने किसी पर्सन, प्लेस या इवेंट की चर्चा की हो अपनी कविता में, तो हम कहते हैं कि अरे भाई साहब ने एल्यूजन लगाया है। और ये जो आपके क्वेश्चन आंसर को क्या देंगे? एक स्टार रेटिंग देंगे। जी हाँ, 3 स्टार रेटिंग देंगे आपके क्वेश्चन आंसर को। क्या है? डीप विस्डम, यानी गहरा ज्ञान, वो आत्मज्ञान की बात की जा रही है। एनलाइटनमेंट यानी प्रबोधन, वो लाइफ मीनिंग की बात की जा रही है। सेल्फ रियलाइजेशन, जब आपको आत्म अनुभूति हो, आपको अपना पर्पस पता हो। अल्टीमेट ट्रुथ, वो अंतिम सत्य। सत्य क्या? सत्य यही कि जीवन और मरण का। उसके बाद इंडियाज रोल इन शेपिंग मेजर रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। आपको पता है कि भारत में कई सारे धर्मों का जन्म हुआ और कई सारे बिलीफ, कई सारी मान्यताएं, कई सारी परंपराओं का जन्म हुआ। तो वही कह रहा है कि भारत की एक भूमिका है इन कई सारे धर्मों, कई सारी मान्यताओं, परंपराओं के विकसित होने में। ठीक है, यहाँ पे हमने चैप्टर की थ्योरी कवर कर ली। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज? देखिए, कल्चरल आइडेंटिटी मतलब क्या? मतलब अगर हम आपसे पूछे कि आप क्या हैं, तो आप बोलेंगे हिंदू। तो हिंदू मतलब क्या? आपकी आइडेंटिटी है, लेकिन ये हिंदू के पीछे जो कल्चर है, जो पूरी संस्कृति है, वो तौर तरीके जो हैं, वो विरासत में मिली चीज़ें जो हैं, तो उनसे ये कविता कैसे जोड़ रही है? ये कविता पढ़ के आपको उन तौर तरीके, उन रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता चल रहा है? तो 2 आंसर हम देखेंगे। एक हो गया सिंपल आंसर और एक एडवांस्ड। सिंपल में हम कहते हैं कि भाई देखो, ये कविता क्या कर रही है? तो भारत की जो ऐतिहासिक महानता है, जो प्रचुरता है, उसका ये गुणगान कर रही है। और इस तरीके से ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कर रही है, क्योंकि कविता में बस उसी के बारे में बताया गया है। तो लिखने का तरीका समझे, बाय ग्लोरीफाइंग द हिस्टोरिकल ग्रेटनेस एंड रिचनेस ऑफ आवर लैंड भारत, यही इस चैप्टर का नाम है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। रिफ्लेक्ट्स क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये टेंस कौन सा है? डू डज लगा है। डू डज आपको पता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और वर्ब में क्या लगेगा? एस लगेगा। तो यहां हमने एस लगा दिया है। पोएम रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, क्वेश्चन में यह ना, अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। बस हमें क्या जोड़ना पड़ा? ग्लोरीफाइंग हिस्टोरिकल ग्रेटनेस एंड रिचनेस। आइए एडवांस्ड आंसर में। एडवांस्ड आंसर में हमने क्या लिखा? द पोएम और फिर पोएम का नाम। द पोएम भारत आवर लैंड, ये प्रेजेस आवर लैंड एज गोल्डन, इम्प्लाइंग इट्स रिचनेस। ये कहता है कि हमारी भूमि गोल्डन है। गोल्डन मतलब उसकी प्रचुरता की बात कर रहा है। ग्लोरीफाइज जेनरस गंगा, ये ग्लोरीफाई करता है यानी कि शोभा देता है उदार गंगा नदी को, जो कि इंप्लाई करता है इट इज पियरलेस, यानी जिसका मतलब है कि गंगा नदी पियरलेस है, इनके तुल्य कोई दूसरा नहीं है। ये आगे प्रस्तुत करता है, प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत करता है द लैंड, यानी इस भूमि को, एज द रूट ऑफ ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धास धम्मा एंड हेंस। और इस प्रकार इफेक्टिवली, अगर आपको याद है तो ये वही वर्ब है, ये वही शब्द है जो कि चैप्टर 1 में आया था एक क्वेश्चन में। ठीक है, उसे हमने वहां सीखा, यहां इस्तेमाल कर दिया, और रिफ्लेक्ट भी हमने वहीं पर जाना था। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत अच्छे ढंग से रिफ्लेक्ट कर रहा है, दर्शा रहा है हमारे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को, कि भैया देखिए आपकी जड़ें कहाँ तक हैं, आप जिस भारत से आते हो उस भारत में क्या क्या चीज़ें हैं, ये कनेक्शन ये कविता दे रही है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट द पोएट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स इंडिया
फ्रॉम द रिपीटेड फ्रेज सी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर, कि कवि ने ये 2 बार प्रयोग किया, सी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर। रिपीट करने को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रेन। ये एक पोएटिक डिवाइस है। कवि ने इसे 2 बार प्रयोग किया, इससे कवि का भारत के प्रति क्या रवैया मालूम पड़ता है, यानी कवि का भारत को लेकर के क्या नजरिया है, भारत के प्रति उनका क्या फीलिंग है, क्या भावना है। तो आप लिख सकते हैं कि थ्रू द रिपीटेड यूज ऑफ दिस लाइन, जो पोएट हैं वो अपनी आर्डेंट, ये हमने कहाँ सीखा था, आर्डेंट हमने सीखा था चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में हमने सीखा था आर्डेंट यानी कि तीव्र। तो कवि जो है वो अपनी तीव्र प्रशंसा और देशभक्ति किसके लिए, फॉर द रिच एंड ग्लोरियस लैंड भारत, भारत भारत जैसे एक प्रचुर और एक सौभाग्यशाली देश की प्रशंसा और देशभक्ति को जताते हैं। एडवांस्ड आंसर क्या हो जाएगा कि थ्रू द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों आया, पर्सोनिफिकेशन क्योंकि इधर सी लगा है ना, तो उन्होंने पर्सोनिफिकेशन के इस्तेमाल से पोएट ने लैंड को क्वालिफाई कर दिया है एज अ रेवर्ड मदर। रेवर्ड मतलब क्या, रेवर्ड मतलब पूजित, रेवर्ड मतलब पूजित, जिनकी पूजा की जाती है। तो एक रेवर्ड मदर, हम कहते हैं ना भारत माँ, तो एक रेवर्ड मदर के रूप में उन्होंने दिखाया है, जो क्या करती है, हमारी ऐतिहासिक महानता और हमारी सांस्कृतिक प्रचुरता को वो बढ़ाती है, वो इसे पोषित करती है। ठीक है, रेवर्ड मदर हो गया, और वे मदर क्या कर रही है, मदर पोषित कर रही हैं ऐतिहासिक महानता को और सांस्कृतिक प्रचुरता को। ये जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति इन्हीं की गोद में तो बढ़ फूल रही है। और इस प्रकार पोएट के रिपीटेड यूज के चलते रिफ्लेक्ट हो रहा है उनका अनमैच्ड पैट्रियोटिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर भारत। अनमैच्ड वर्ब, ये हमने अनमैच्ड शब्द हमने कहाँ सीखा, ये इसी चैप्टर में हमने सीखा, जो वो एक्सरसाइज मैंने करवाया और सीख के यहाँ पर लगा दिया। अनमैच्ड क्यों बोला, अरे थोड़ा अच्छा लगेगा, कवि ने ये कविता लिख डाली, इसका मतलब कि कवि पैट्रियोटिज्म में इतना चूर है कि उनके समान कोई है ही नहीं। पैट्रियोटिज्म में उन्होंने कविता लिख दी, तो वो अनमैच्ड हैं, उनके पैट्रियोटिज्म के जैसा और किसी का पैट्रियोटिज्म नहीं है। अगेन थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट डज द लाइन मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड सजेस्ट अबाउट इंडियाज स्पिरिचुअल हेरिटेज। भाई ये लाइन जो आपने पढ़ी कि कई ऋषि मुनियों ने इस भूमि को पवित्र किया है, इससे आपको भारत के जो आध्यात्मिक विरासत है उसके बारे में क्या पता चलता है। ठीक है, ये थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स जरूर आपको लग रहे होंगे, लेकिन इनका अर्थ बहुत ही सामान्य है। आप ऐसा समझिए जैसे आप किसी धर्म के बारे में जान रहे हैं, जैसे आप कुछ बड़ा सीख रहे हो। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इंडियाज स्पिरिचुअल हेरिटेज has shaped many religious and philosophical traditions across the ages। और ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हमने यहाँ पढ़ा कि भारत ने किस प्रकार कई धर्मों और कई ट्रेडिशन यानी परंपराओं के उद्गम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये हुआ है अक्रॉस द एजेस, किसी एक दो युग की बात नहीं है, ये युगों युगों की बात है। शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा बड़ा करते हैं, एडवांस्ड करते हैं, इसको और खूबसूरत बनाते हैं। ये जो गिवन लाइन है ये ताकत देती है, रीइंफोर्स करती है, ये भी चैप्टर में सीखा, यहाँ इस्तेमाल कर दिया। ये ताकत देती है उस विचार को कि भारत ऋषियों का देश है, भारत उपनिषदों की भूमि है। इट इज़ द लैंड वेयर ब्रह्म नॉलेज गॉट इट्स फाउंडेशन। ये वही भूमि है जहाँ ब्रह्म नॉलेज को अपना आधार मिला, जहाँ बुद्ध ने अपने धम्म का प्रसार किया। ये वही भूमि है जहाँ कई परंपराएं उद्गम हुई और वो बड़ी फूली। ये दर्शाता है, ये सुझाव देता है कि भारत की एक प्रचुर आध्यात्मिक विरासत रही है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज रिचनेस। कवि जो हैं वो योद्धाओं और संगीतों का इस्तेमाल करके भारत की महानता कैसे दिखा रहे हैं,
देखिए, कवि योद्धाओं की बात कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए भारत की ताकत और स्थिरता। जो हमने ये एक्सरसाइज किया सिंबोलिज्म वाला, सिंबोलिज्म में हमने देखा कि ठीक है, ये गैलेंट वॉरियर्स क्या दर्शा रहे हैं, स्ट्रेंथ और परमानेंस दर्शा रहे हैं, या करेज एंड विजडम दर्शा रहे हैं। तो वही चीज हमने यहां पर लगा दी कि ये स्ट्रेंथ और परमानेंस दिखा रहा है, क्योंकि वॉरियर्स की बात है तो वॉरियर से रिलेटेड हमें स्ट्रेंथ और परमानेंस लगा, हम यहाँ विजडम नहीं लिख सकते थे। और ये जो ईश्वरीय म्यूजिक है, ये जो डिविनेस्ट म्यूजिक है, म्यूजिक यानी कि वे भजन उजन की बात की जा रही है, ये जो डिविनेस्ट म्यूजिक है वो हाईलाइट करता है इंडियाज डीप विजडम एंड एनलाइटनमेंट, कि भारत की प्रबोधन और भारत की वो ज्ञान को, उस प्रबल ज्ञान को, उस आत्मज्ञान की बात करता है ये। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान हुई तभी तो ईश्वर के प्रति रुचि हुई, ईश्वर से लगाव हुआ, और तब वो भजन कीर्तन ये सारी चीजें शुरू हुई। और एडवांस्ड क्या हुआ कि आपने डायरेक्ट पोएटिक डिवाइस मेंशन कर दिया कि सिंबोलिज्म का इस्तेमाल करके कवि ने वॉरियर और म्यूजिक को भारत की महानता के दो महत्वपूर्ण स्रोत बनाए हैं। वाइल कंपेयर दिखाने के लिए करता है कि वॉरियर ये करते हैं, म्यूजिक ये करता है, ठीक है, वो कंपैरिजन। तो एक तरफ यानी कि जब वॉरियर्स स्ट्रेंथ और परमानेंस को दर्शा रहे हैं, ये ईश्वरीय अलौकिक संगीत जो है ये भारत की प्रचुर सांस्कृतिक, कल्चरल और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल विरासत को दर्शा रहा है। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में मैंने सिंपल आंसर दिया है, एक्सपेक्टिंग कि आप एडवांस्ड आंसर कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन है कि ये कविता कैसे फोस्टर कर रही है, यानी ये कैसे बढ़ावा दे रही है अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड को, कि आपने कविता पढ़ी, कविता पढ़ के आपको राष्ट्र के प्रति एक गर्व महसूस हो रहा है। तो इस भावना को इस कविता ने कैसे जन्म दिया, कैसे ये उस भावना को और बढ़ा रही है। तो द पोएम हेल्प्स अस कनेक्ट टू आवर लैंड, इंडियाज रिच एंड ग्लोरियस कल्चरल ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज। ये कविता हमारी मदद करती है, मदद ये करती है कि भाई आओ आओ, हम तुम्हें तुम्हारे जो सौभाग्यशाली, जो शोभा से भरी हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनसे मिलवाते हैं। तो कविता ने ये काम किया। ये कविता शक्ति प्रदान करती है इस विचार को कि भारत एक चमकदार, एक स्वर्णिम भूमि है जहाँ पे कई ट्रेडिशंस ने जन्म लिया और वे बढ़ी फूली, और इस प्रकार ये भारत में एक गर्व और देशभक्ति की भावना जागृत करता है टूवर्ड्स आवर पियरलेस लैंड भारत। पियरलेस लैंड, क्योंकि जब कवि ने इस्तेमाल किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते अपने आंसर में। तो पियरलेस लैंड जब आपने दिखाया तो इससे पता चल गया यार कि अब आप देशभक्त बन गए हो, क्योंकि जब आप भारत को ऐसा देख रहे हो कि भारत के तुल्य और कोई देश नहीं, इसका मतलब अब आप पैट्रियोटिक बन गए हो। और यही तो इस पूरे पोएम की एक थीम है कि आपके अंदर ये नेशनल प्राइड लेकर के आना। नेशनल प्राइड है तभी आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि अपना भारत पियरलेस है, अपने भारत के तुल्य और कोई देश नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।